नमस्कार। आज हम बात करेंगे पश्चिमी बंगाल की, जहाँ पर भयंकर नरसंहार चल रहा है। हो ना हो ये सत्ता की शह पर ही किया जा रहा है, वरना कल तक संस्कृति का केंद्र रहा हमारा बंगाल। आज उसका नाम सुनते ही हमारी आंखों के आगे रक्त से सने हुए शव, आग से जलते हुए मकान, लुटती हुई दुकानें और मासूमों की इज्जत को तार तार करते हैं भद्दे राक्षसी चेहरे डोल जाते हैं। ये पहचान तो नहीं थी। आग में वो हिंदू तो जला ही जला है जिसने भाजपा का दामन थामा, मगर बचा तो वो हिंदू भी नहीं जिसने दूसरी पार्टियों का दामन थामा, भले ही वो कांग्रेस हो या लेफ्ट हो। यहाँ तक कि टीएमसी समर्थक हिंदू भी नहीं बच पाया। ऐसे समय में शासन प्रशासन का जो रूप है वो इस तरह से लगता है जैसे मानवीय देह में छिपा हुआ कोई राक्षस हो, जो अपनी आंखों के सामने सब कुछ होता देख रहा है और मन ही मन हर्षित हो रहा है। सत्ताधारी दल है टीएमसी, उसने जैसे पशुता की पराकाष्ठा प्राप्त करने की जिद पकड़ रखी है। भाई तुम्हारे ही राज्य के लोग हैं, वो तुम्हारे, ठीक है वोट किसी और को दिया होगा, मगर क्या तुम्हारे राज्य के नहीं? और यदि राज्य के भी नहीं हैं तो भी क्या इस तरह से मरने के लिए छोड़ दोगे? उनको अपनी पीठ पर लाद कर चलने वाला वो वर्ग नज़र नहीं आएगा आपको बंगाल की घटनाओं पर कुछ बोलते हुए। एक दो न्यूज़ चैनल्स को छोड़ दें तो जो न्यूज़ चैनल कला फाड़ फाड़ कर आपको खबरें देते थे वो बंगाल की खबर नहीं दे रहे हैं। उसने अखंड मौन व्रत धारण। बॉलीवुड के जो कलाकार हैं वो शायद निश्चेतन क्रिया में चले गए हैं, जैसे मेंढक चला जाता है, वो अब आपको नज़र नहीं आएंगे। और सबसे बड़ी बेशर्मी तो इन बड़े बड़े राजनीतिक दलों के बेशर्म ओहदेदारों की है, जो अपने समर्थकों, अपने कार्यकर्ताओं की हत्या होते हुए देख रहे हैं और अपनी प्यारी ममता दीदी को बधाई संदेश दे रहे हैं, और वो भी मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, खुशियाँ मनाते। बधाई संदेश तो प्रधानमंत्री ने भी दिया है, देना ही चाहिए, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। मगर बधाई संदेश देते वक्त क्या आपको बंगाल में चल रहे नरसंहार का ज्ञान नहीं था? अंग्रेज और अखलाक की मृत्यु पर आप स्वतः बोल पड़े थे। आज इस चल रहे नरसंहार ने आपकी आत्मा को नहीं झकझोरा? एक बार आपके मन में नहीं हुआ कि मैं इसके बारे में बात करूं, दो शब्द कहूं? गौ रक्षकों को तो आपने पता नहीं क्या क्या कहा था। साध्वी प्रज्ञा को आपने एक बार कहा था कि मैं दिल से कभी माफ़ नहीं करवाऊंगा। और ममता दीदी को कर दोगे? सोचिए, क्योंकि हिंदुस्तान बड़ी आशा के साथ आपको देख रहा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, याद नहीं होगा, शायद आपके पार्टी के नेता भी भूल गए होंगे, वो एक बड़ी जमात नेताओं की जो बंगाल में गई थी बड़े बड़े मंचों से, जिसने कोरोना काल के दौरान बहुत ऊंची आवाज़ में कहा था कि हम रक्षा करेंगे। आपने वादा किया था ना, कहाँ गया आपका वादा? लोग तो मर रहे हैं, आपने एक बार संभाला उन्हें? क्या किया आपने और किस तरह से सुरक्षा करेंगे साहब? नहीं बताइए, आप किस तरह से सुरक्षा करने के लिए आपके पास धरना देंगे, यही उपाय बच गया। आप ज्ञापन देंगे, धरना का अपने घर के आगे, कलेक्ट्रेट के आगे, ये सिर्फ धरना देकर आप सुरक्षा कर लेंगे या कड़ी निंदा करेंगे आप और आपके मंत्री खड़े होकर कहेंगे हम कड़ी निंदा करते हैं, सुरक्षा हो गई? जब इतना सब नाटक कर रहे हो, एसी कमरों में बैठ के शपथ की नौटंकी हो ही रही है, सत्याग्रह भी कर लेते हैं, चरखा चला लेते बंगाल जाकर। अंदर तो आपको कोई आने नहीं देगा, बंगाल की सीमा पर बैठ जाते हैं आप और आपका मंत्रिमंडल और आपके बड़े बड़े नेता, वहाँ बैठ के चरखा चलाओ। आज़ादी मिल गई थी साहब, हो सकता है बंगाल में नरसंहार रुक जाए, करने में क्या हर्ज है? प्रधानमंत्री, आपको प्रमाण पत्र तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये अजीब सी बीमारी है हमारे अंदर, हमें प्रमाण पत्र चाहिए होता है। शायद आपको भी चाहिए, मगर किससे? आपके अपने विरोधियों से, जो रात दिन पानी पी पी कर आपको कोसते हैं, जो आपको गालियां देते हैं, चोर कहते हैं मंच से, मीटिंगों में,
उनको आप चाहते हो कि उनका हृदय परिवर्तन कर दोगे और वो आपको प्रमाण पत्र दे देंगे। चलो एक मैं सोच लेता हूँ कि दे दिया, क्या हो जाएगा सर उस प्रमाण पत्र से? क्या कर लोगे आप? दीवार पे रखोगे फ्रेम बनवा कर? क्या करोगे आप उस प्रमाण पत्र का? याद दिला देता हूँ, आपसे पहले वो प्रमाण पत्र अटल बिहारी वाजपेयी को दे चुके हैं। बहुत बड़े नेता थे, बहुत बढ़िया नेता थे, हम भी उनका सम्मान करते हैं। ये प्रमाण पत्र ज़रूर मिला, मगर शायद पूरा हिंदुस्तान कभी नहीं भूलेगा उस बात को, जब भरी संसद भवन में उस महान और विराट व्यक्तित्व को सत्ता से बेदखल कर दिया था और वो हंस रहे थे। वो एक अलग बात है कि आज उन पे पूरा हिंदुस्तान हंस रहा है, मगर ये प्रमाण पत्र की चाहत थी साहब। कुछ नहीं हुआ। 10 साल से भी लंबा वनवास काटा है आपने, आपकी पार्टी ने, आपके नेताओं ने सत्ता के लिए। तब कहीं जाकर हिंदू समाज को गुजरात में लगा आप पर कि हाँ आप हमारे नेता हो सकते हो, इसलिए आपके साथ खड़े हुए, इसलिए रात दिन आपके लिए प्रयास किया और आपको वहाँ पहुँचाया जहाँ से आप पूरे हिंदुस्तान को एक सूत्र में बांध सकते थे, पूरे हिंदुस्तान के लोगों की रक्षा कर सकते थे। शायद मेरे को लगता है आपकी सोच बदल गई, और सोच क्यों ना बदले। आपके अग्रज हैं लाल कृष्ण आडवाणी। मैं भूला नहीं हूँ शायद उस बात को कि एक बार लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था कि हिंदू हमें वोट नहीं करेगा तो करेगा किसे? कहीं आपकी यही तो सोच नहीं कि आखिरकार हिंदू जाएगा कहाँ? रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, वापस हमारे ही पास तो आएगा। भूल कर रहे हैं जो आप ऐसा सोच, आपका ख्याल ऐसा आ रहा है, ये आपको लाचार बना देगा, असक्षम बना देगा, किसी काम के नहीं बचोगे आप। अपनी सोच बदलिए महाराज। समझिए कि आप वहाँ राजनीति करने के लिए गए हैं, आदर्शवादिता के झंडे गाड़ने के लिए नहीं गए। कैसी तैयारी कर रहे हो? काहे की तैयारी कर रहे हो? कौन सी तैयारी कर रहे हो भाई? गड़े मुर्दे उखड़ने शुरू हुए माननीय, तो बहुत सारी बातें निकल आएंगी। शाहीन बाग के वक्त आप तैयारी ही करते रहे। किसान आंदोलन जिसको कोई नहीं जानता था, उस आदमी ने दिल्ली के बॉर्डर पैक कर दिए। आपका, आपके मंत्रिमंडल का, संविधान का, सरकार का, संसद का मखौल बनता रहा सड़कों पर, और आप तैयारी कर रहे थे। उसी का नतीजा है पंजाब में आपके विधायक को जो किया गया पता नहीं, मगर वो टेस्टिंग, आप कहते हो ना प्रयोग है, ये भी प्रयोग है श्रीमान, ये भी प्रयोग है। ये टेस्टिंग की गई कि हम बंगाल में ऐसा करेंगे, पंजाब में ऐसा करके देखते हैं क्या करते हैं। और आप तैयारी क्या होती हैं, कैसे की जाती हैं, राजनीति का जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है, और एक नेता अपने लोगों के लिए, भले ही उसके समर्थक सही हैं गलत हैं वो छोड़ दीजिए, वो राष्ट्रवादी हैं राष्ट्र विरोधी हैं, मगर आप उनके नेता हो यदि, तो आप किस तरह से काम करते हो, यदि ये सीखना है तो ममता दी से सीखिए। चुनाव प्रचार के दौरान खुली धमकी दी उस औरत ने, स्पष्ट तौर पर कहा ये फोर्स चले जाने दो फिर हम बताते हैं। चुनाव के दौरान जो हुआ हमने देखा। उसके बाद उन्होंने टारगेट करके लोगों को निशाना बनाया और उनके साथ वो सब किया जो उसने पहले कमिटमेंट कर रखा था। यहाँ तक कि उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी नहीं छोड़ा। और टीएमसी के प्रवक्ता जो कभी नेशनल न्यूज़ चैनल पर नहीं दिखाई देते हैं, वो आए बैठ के आपकी और आपकी पूरे सरकार का सिस्टम का मखौल उड़ाते रहे, मजाक बनाते रहे। और सबसे शानदार स्टेप रहा मुख्यमंत्री का, जैसे ही शपथ लेते ही उस औरत ने कहा
इस पूरे नरसंहार के बारे में कुछ विशेष बयान नहीं दिया। उसने कहा कि ये सब अभी तक जो कुछ हुआ उसे पता ही नहीं क्या हुआ। जो कुछ भी हुआ वो सब चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी। चुनाव आयोग किसके अंडर में काम कर रहा है सर? राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के? आया समझ में आया? जिस इंसान को नायक बन के उभरना था ऑटोमेटिकली उसने खलनायक सिद्ध कर दिया। आपके अपने लोग आपको भला बुरा कह रहे हैं, विरोधी पार्टियों के कह रहे हैं, समझ में आता है। जो बीजेपी के समर्थक हैं वो भी आपको भला बुरा कह रहे हैं। ममता ने स्पष्ट तौर पर आपको ये कहा कि ये बीजेपी के ही लोग हैं जो सब कर रहे हैं। चुनाव आयोग के अंडर में था इसलिए मैं समझ, हालांकि उसके बाद भी होता रहा। वो अपना काम कर रही है। इसे कहते हैं राजनीति। समझें, ऐसे होती है राजनीति साहब, क्योंकि उसे प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। उसे नहीं चाहिए प्रमाण पत्र। आप कहते रहें उसे बग दीदी, मोहतमा दीदी, कुछ भी कहिए साहब, उसे आप लोगों से प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। जिनसे चाहिए वो उसके साथ खड़े हैं। हाथ जोड़कर निवेदन है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मैं नहीं जानता कि हम जैसों की आवाज़ आप तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, फिर भी चिल्लाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, बोलना हमारा कर्तव्य है, इसलिए हम बोलेंगे। आपको वहाँ आदर्शवादिता का झंडा खड़ा करने के लिए नहीं भेजा, आपको राजनीति के लिए भेजा है। राजनीति कीजिए। राजनीति में क्या क्या किया जा सकता है, कैसे कैसे किया जा सकता है, ये सिद्ध कीजिए, दिखाइए कि मैं भी कर सकता हूँ। धन्यवाद।